नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध बेहद चिंताजनक विषय है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा सकता है कि बहुत ही अजीब तरीके से अपराध की खबरें आ रही हैं और विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बहुत चिंतित करते हैं। ये बताते हैं समाज में महिलाओं के प्रति सोच क्या है, किस तरह के भयानक और भयावह अपराध उनके प्रति पारित किए जाते हैं। दरिंदे किस तरह से बेलगाम है, कानून का उन्हें कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक अपने को सुरक्षित इन दिनों महसूस नहीं कर रहा है। क्या वजह है कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं, और वो भी तब जब पुलिस और सरकार की ये दावे हैं कि अपराध नियंत्रण में है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तैयार कर रखी है, एनकाउंटर बढ़ा रखे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपराधियों पर उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, तब तक आप अपराध पर नियंत्रण नहीं लगा सकते हैं। प्रतिदिन 8 से 9 रेप केस दर्ज होते हैं यूपी में और 12,000 से ज्यादा छेड़खानी के मामले दर्ज होते हैं। और पूरे साल भर में और पिछले कुछ दिनों में हाथरस, बुलंदशहर, इटावा, आजमगढ़, जौनपुर, विकासगंज, मुरादाबाद, शामली, शाहजहांपुर, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर अपराध की स्थिति भयानक ना हो? और बुलंदशहर और हाथरस में तो लगता है कि किसी का कोई लगाम ही नहीं है। शायद ही कोई हफ्ता बीतता हो जब इन दो जगहों से अपराध की कोई घटना ना सामने आती हो। अपराधी तो हैं ही, समाज में भी महिलाओं के प्रति समाज भी बहुत ज्यादा क्रूर व्यवहार कर रहा है। हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया जहां एक आदमी अपनी बेटी का गला काटकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। और जब बात किसी भी देश का आकलन करने की हो जाती है तो मेरा यही मानना है कि उसका आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। तब आप समझेंगे कि वो देश कितनी प्रगति कर रहा है। लेकिन क्या वो प्रगति ये है कि एक लड़की की चीख सुनाई दे इंसाफ के लिए? हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं और हमारी सरकार किस तरह की व्यवस्था देना चाहती है, हमें ये स्पष्ट करना होगा। ये सोचना और समझना पड़ेगा कि अपराध पर नियंत्रण कैसे लगाएं। अपराधियों को बदल देने से, ट्रांसफर पोस्टिंग कर देने से अपराध नियंत्रण नहीं होगा। पिछले 20 से 22 सालों में सरकारें बदली, डीजीपी बदले, कितने ही लॉ एंड ऑर्डर एडीज और आईजी, डीआईजी बदले, लेकिन अपराध का डर्रा समान है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी और इसी पर मैं डिबेट का आगाज करूंगी। लेकिन उससे पहले जरा इस विषय को समझिए और देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ता अपराध योगी सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है और महिला सुरक्षा को लेकर तरह तरह के कदम उठा रही है, वहीं यूपी के लगभग हर जिले से किसी न किसी तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। हाथरस में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती के पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, तो दूसरी तरफ हरदोई में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी का गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और खुद कटे सिर के साथ थाने पहुंच गया। कुछ हाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा है। चाहे अजीत सिंह हत्याकांड हो या फिर कानपुर का बिकरू कांड, किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये इन आपराधिक मामलों से साफ पता चलता है। राजधानी में अजीत सिंह हत्याकांड और लाला जुगल किशोर सर्राफ के शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात ये सवाल खड़े करती है कि अपराध होते वक्त आखिर पुलिस की मुस्तैदी कहां चली जाती है। सरकार लगातार पुलिस को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है पुलिस सिर्फ सीसीटीवी के सहारे ही केस को सुलझाने की कोशिश करती रहती है।
दूसरी तरफ विपक्ष और सरकार दोनों कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप खुद सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी, आज रैली है ना कोई। अपराधों को लेकर सड़क से विधानसभा तक सरकार और विपक्ष में तकरार चल रही है। जहां अखिलेश यादव सरकार को बढ़ते अपराधों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और उसकी लाल टोपी को निशाने पर लिए हुए हैं। खैर, जो भी हो, बढ़ते अपराधों पर लगाम कैसे लगेगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से अपराध बेलगाम हो गए हैं, उससे जनता की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आपने देखा कि किस तरह से अपराध और अपराधी बेलगाम है उत्तर प्रदेश में और लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं प्राइम टीवी डिबेट का मैं कीर्ति पंडुला आगाज करती हूं और आज हमारे साथ इस चर्चा पर बात करने के लिए मौजूद है विवेक पांडे, सपा से नेता, साथ ही साथ अमित त्रिपाठी स्काइप से जुड़े हैं, बीजेपी नेता। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं अमित जी आपसे ही करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और आप एनकाउंटर पर बिलीव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो अगर मैं गिनवाने पर आऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा सीधा सवाल इस पर है कि नियंत्रण करने पर आप लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कई जगह पर, कुछ जगहों पर ये घटनाएं घटी है, वो चिंता का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें। और इस पर जिस तरीके से आपने देखा कि अपराधों को कैसे, जिस तरीके से आपने देखा जब अपराध के निर्देश हुआ कि अपराधियों के उसमें आपने देखा कि लगातार कैसे अपराधी हो या फिर जी जहां तक की बात है, जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो आपने देखा मिशन शक्ति हो या फिर जिस तरीके से नारी सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार ने निर्देश जारी किए थे, उसके बाद आपने देखा कि लगातार कमियां आई है। कमी इस उससे आई है कि जो हत्या हो, बलात्कार हो, इसमें लगातार निरंतर अपराध में कमी देखने को मिली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी घटना घटती है, लेकिन क्या आपका मीडिया या विपक्ष भी हम पर यह आरोप नहीं लगा पाता है कि अपराधियों को किसी तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जनता के हितों के लिए हमारी सरकार है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पहले संगठित अपराधी जिनको संगठित होकर अपराध करते थे, आज या तो वो जेल में है या जेल के पीछे है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, मिशन शक्ति की शुरुआत हमने की और आपने देखा कि मिशन शक्ति का जिस तरीके से विरोध विपक्ष ने किया, वो भी इस देश ने देखा है। यूपी कोका जो हमारी सरकार ने लेके आया कानून, उसका भी विरोध अखिलेश यादव द्वारा, उनकी पार्टी द्वारा किया गया। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज चाहे बलात्कार हो, चाहे अपराध हो, एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में रोजाना 24 बलात्कार और 21 अटेम्प्ट टू रेप हुआ करते थे, आज वो घटकर 6-7 पर आके होगा। इसको भी खत्म करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मैं दूसरी, आप ये कह रहे हैं घट गए हैं, लेकिन
अपराध अभी भी हो रहे हैं। 8 से 9 केसेस रोजाना रेप के सामने आते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपसे कहता हूँ, और ये आज एक निवेदन और कहना चाहता हूँ बलात्कार की जहां तक बात है। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक समस्या ये भी आ रही है कि जो आपसी सहयोग वाला इसमें विषय आ रहा है, इसमें भी समाज की सहभागिता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं आपसी मंजिल, जो आपसी सहयोग से जो चीजें हो गई उसको सरकार कैसे रोकेगी, इसमें समाज की सहभागिता भी हमको चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2013-14 में रेप के मामले में 55% की बढ़ोतरी हुई थी जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी। वही अखिलेश यादव की सरकार में यही आंकड़ा 2016 का जो था वो बढ़कर 60% के पास पहुंच गया था। तो ये इनको जवाब देना चाहिए। हमारे में तो घटता जा रहा है, लेकिन आज जो हम पर सवाल उठा रहे हैं उनको बताना अमित जी, चाहिए। आंकड़े मेरे पास सारे हैं। मेरा सिर्फ सवाल आज की डिबेट में इतना है कि आप जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे। आंकड़ों पे मत जाइए, जिम्मेदारियों पर आइए। कीर्ति जी, हमारी सरकार जिम्मेदारी लेती है, इसीलिए आपने देखा होगा 3000 केस सालाना रेप के। आप मुझे बताइए ना, सीओ एसपी तक की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने तय की है कि नहीं की है? डीएम की भी जिम्मेदारी जिले की तय की हुई है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसके स्वयं जिम्मेदार डीएम, वहां का एसपी, वहां का एसएचओ होगा। हेलो जी अमित जी, सुन रही हूं मैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल ये हमारे लिए है चिंता की बात, लेकिन हमारी सरकार किसी को बचाने नहीं जा रही। इसीलिए एनएसए हो, जिस तरीके से आज 39 नए थानों का नया सर्जन किया गया हो, 39 से ज्यादा चौकियां बनाई गई हो, इसका भी काम हमारी सरकार ने किया। जिस तरीके से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, लगातार महिला पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए स्कूटी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ये दिखाता है कि हम उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए और अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम पर सवाल उठा गए उनको कम से कम ये चीज अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए कि खुद के उनके नेता किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देते थे। उनके यहाँ पर यही की कार्रवाई तक नहीं होती थी, लोगों को, परिवारों को आत्मदाह करने की नौबत तक आ जाती थी। इन्हीं लोगों के खिलाफ आप खड़े हुए थे। अब की बार गुंडा राज नहीं, अब की बार इनकी सरकार, इस नारे के साथ आप आए थे। सवालों के कटघरे में आपको खड़ा किया जाएगा। कीर्ति जी, 15 साल जो जिन्होंने नासूर बना दिया था उत्तर प्रदेश को अपराधों में, वो आज 3 सालों में 4 साल हो गए हमारी सरकार को। हम ये दावा हम नहीं कहते कि हमने सब खत्म कर दिया, लेकिन इतना तो जरूर डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने बेहतर से बेहतर करने का काम किया है। और ज्यादा कमी, चाहे हत्या हो, चाहे डकैती हो, चाहे बलात्कार हो, आज हम एनसीआर भी क्या खड़े आप उठाइए, उसमें लगातार कमी आई है। आज इनके नेता हो, आज हमारे ऊपर विपक्ष भी आरोप नहीं लगा पाता है कि हम अपराधियों को हमारे नेता या कोई बचाने का काम करा। अपराधी की सजा या तो जेल में है या तो बहुत 96 से ज्यादा दूरदार अपराधियों को मार गिराया है हमारी सरकार ने। अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो बहुत से केस इन्हीं आंकड़ों को कम करने के लिए दर्ज तक नहीं किए जाते हैं। देखिए कीर्ति जी, ये आज आंकड़ों, अमित जी, मैं आज आंकड़ों पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं सीधे सवाल नहीं कर रही हूँ कि अपराधियों पर अंकुश कैसे लगेगा। मैं आज समाधान निकालने के मूड में, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या समाधान सोच रखा है आपने? जब अपराधी एक राजनीतिक पार्टी का हो, जब राजनीतिक पार्टी का एक अपराधी एक हत्या कर देता है, उसी की बेटी के पिता को, जो पिता अपनी बच्ची की छेड़खानी का विरोध कर रहा था, और उस पार्टी के नेता उसका बचाव करते हैं, तो ये अपराध कैसे रुकेगा उत्तर प्रदेश में? ये समाजवादी पार्टी की परिभाषा है कि बलात्कार करो, गुंडागर्दी करो, उसके बाद उनके नेता उनको संरक्षण प्रदान करें। ये पहले विपक्ष को इसकी भूमिका निभानी पड़ेगी, विपक्ष को सहयोग करना पड़ेगा। विपक्ष आज नया कानून कोई महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में आता है तो यही अखिलेश यादव उसको एक समुदाय से जोड़ने लगते हैं, चाहे फिर 501 हो, फिर चाहे आपने देखा कि जिस तरीके से एक लव जिहाद के लिए एक कानून आया, सबका तो विरोध करते चले जा रहे। इनका काम ही है विरोध करना। इन्होंने महिला अपराध में, इन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा जिस तरीके से आपने देखा इनकी सरकार में टॉप 1 पर था, देश में यूपी नंबर 1 था, हत्या, डकैत, बलात्कार में यूपी नंबर 1 पर था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े उठा के देख लीजिए इनकी सरकारों में क्या था। अभी यूपी में कहाँ कमी आई है अमित जी? देखिए कीर्ति जी, कमी तो आई है। आज यूपी टॉप को आंकड़े दे दीजिए आप जरा, 19 के आंकड़े दे दीजिए। नहीं ठीक है,
आंकड़ों पे मुझे जाना ही नहीं। मैं कह तो रही हूँ, आंकड़े निकालने पे आएंगे तो बहुत से आंकड़े निकल के क्या हुआ आएंगे। आपको? राजनीति नहीं चाहिए, आंकड़े नहीं, सिर्फ मुझे समाधान बताइए कि जिस तरह से लगातार आए दिन खबरें आ रही हैं सामने कि कभी बलात्कार हो जाते हैं, कभी रेप केसेस के बाद मर्डर कर दिए जाते हैं, उसके बाद छेड़खानी के इतने मामले सामने आते हैं, एक लड़की की चीखें। आपको पता होना चाहिए, पाक्सो एक्ट मामलों में 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2020 तक 982 मुकदमों में 922 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाला गया। यह कार्रवाई की हमारी सरकार ने। आज हमारे मिशन शक्ति के तहत जो भी इस तरीके की काम करता है, जब उसका हम पोस्टर लगाने की बात करते हैं तो ये अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। ये तो दूसरी तरफ कानून बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक बात तो अच्छी लगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष केवल अखिलेश यादव ही है इस समय। देखिए, अखिलेश यादव है ट्विटर मैन है, उनको पूरा देश जानता है। ठीक है, उनके पास नीति तो कोई है नहीं, उनका एक ही चरित्र और चेहरा है। वक्त हमारे विरोध करो, ट्विटर पर विरोध करके नेता बन जाओ। ठीक है, चीजें हैं जो वो सामने दिख रही हैं। ठीक है अमित जी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अभिनव पांडे, आप नेता भी जुड़े हुए हैं, मैं उन पर भी आऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले, क्या कहना है आपका, अपराध पर अंकुश किस तरह का कैसे निकलेगा, क्या समाधान की ओर किस तरह से उस राह पर आगे बढ़ा जाए बगैर राजनीति के? सबसे पहले तो देखिए, इस मंच को धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाजपा के विपक्षी मित्र को सुन रहा था, मैं उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए पहले शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता चला कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है कुछ। अब जो आपने कहा कि समाधान की बात, पूरे उत्तर प्रदेश की बात, देखिए मैं बार बार, पिछली बार भी डिबेट पे मैंने एक निवेदन किया था, लेकिन शायद योगी जी बंगाल दौरे में व्यस्त थे तो उनको शायद मेरी बात पहुंच नहीं पाई उन तक। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज मेरे विपक्षी मित्र जो हैं, आज वो पूरी जिम्मेदारी से मेरे सुझाव, क्योंकि आज मैं सुझाव पे ही बात करूंगा, सुझाव शायद उन तक पहुंचा दें। तो सबसे पहले तो एक उनको पता चलना चाहिए कि कल उनके गृह जनपद गोरखपुर में ही एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की के साथ फिर से एक रेप की घटना घटित हुई है, जो कि बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा गृह जनपद पे भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा एक जिम्मेदारी से बात करते आया हूं, देखिए कि कहते आया हूं, और समाधान की तरफ अगर आप देखना चाह रही हैं तो बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी निष्क्रियता का कारण सुरक्षा देने में जो बाधा बन रही है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस पे लागू की गई, थोपी गई अनैतिक बॉर्डर स्कीम, जिसके कारण क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण का ज्ञान न होना, क्षेत्रीय भाषा शैली से अनभिज्ञ होना, क्षेत्रीय समीकरणों के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञता के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी रूप से अपना प्रदर्शन करने में असफल प्रतीत हो रही है, जिसके की बाकायदा परिणाम उदाहरण पूरे प्रदेश के, देश के सामने हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। 1861 के अंग्रेजी पुलिस कानून के द्वारा आप आधुनिकता में, आज के आधुनिक समाज में पुलिस को संचालित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बॉर्डर स्कीम को हटाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस को अवसाद से मुक्त करिए, क्योंकि अभी अभी हम डिबेट कर रहे हैं और विधानसभा के बाहर एक दरोगा ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली है, जो कि बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधे से ज्यादा जवान अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो खुद ही तनाव में हैं, वो आपको किस तरह से सुरक्षा दे देंगे? आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। मेरे पत्रकार महोदय एक साथी साथ में बैठे हुए हैं बगल में, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं, चलिए आप बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि 2019 से अब तक कितने पुलिस वालों ने आत्महत्या की है? आप एक ऐसी संस्था से सुरक्षा मांग रहे हैं जो खुद सुरक्षित नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस को पीटा जाता है। मैं बहुत जमीनी जिम्मेदारी के साथ में कुछ डेटा मैं भी लेके आया हूं। मेरठ में भाजपा नेता ने खुलेआम आंख निकालने, हाथ तोड़ने की धमकी दी थी, जिनका नाम था पंकज लोधी। कानपुर में पान मसाला के कंपनी के मैनेजर द्वारा, अगर उसको इनके जो भाजपा के नेता थे, पनकी थाना क्षेत्र की थी, उनको अगर उनके पसंद की एजेंसी ना मिली तो उन्होंने, पवन गुप्ता मैनेजर था, उसको धमकी दे डाली। ठीक है, जिला महामंत्री, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पटेल, भाई पुत्र ने, सबने मिलकर के पुलिस ने केवल इतना टोका था मास्क लगाने के लिए कोविड टाइम पे, तो पुलिस को ही पीट दिया था। लंका थाना क्षेत्र की घटना बता रहा हूं। कासगंज थाना सीटपुरा में भाजपा नेता ने सिपाही की वर्दी थाने में घुस करके फाड़ी थी अपने समर्थकों के साथ। झांसी में बीजेपी नेता सरावनी ने एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी का कॉलर पकड़ के घसीटा था। मेरा सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित करने का यह उद्देश्य है कि जब आप पुलिस को ही सुरक्षित नहीं रखेंगे और पुलिस को ही आप एक राजनीतिक दबाव के नीचे रखना चाहेंगे, तो आप पुलिस से किस सुरक्षा की उम्मीद करते हैं?
आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए आज। नहीं, लेकिन जिस ओर से मैं देखती हूँ वहां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हावी हैं सरकार पर, या फिर ऐसा कुछ प्रतीत होता नहीं, है। अधिकारी तो देखिए सरकार की मजबूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इनके जो अभी जो मेरे मित्र आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे, हालांकि आज मैं राजनीतिक चर्चा इसको नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत और समस्या यहां पे है कि 45% इनके मंत्री दागदार हैं। 403 में 140 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर अपराध पंजीकृत है। वो अपराध किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, यह भी हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। आपराधिक मानसिकता के लोगों को आपने नियंत्रण दे रखा है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि एनकाउंटर से अगर आप प्रदेश में सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से यह भी बता दूं, ये एनकाउंटर अधिकतर उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जिनसे उनको व्यक्तिगत रंजिश या व्यक्तिगत उनको कहीं से कहीं नुकसान की अपेक्षा है। आज मैंने अभी पढ़ा कि एक मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के ऊपर भी आज इनाम घोषित कर दिया गया, बुलडोजर आज अगर धनंजय सिंह जी क्या भाजपा ज्वाइन कर लें तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, मात्र सिर्फ इसलिए कि वो एक क्षत्रिय बाहुबली नेता हैं, और मात्र इसलिए कि क्षत्रिय होने के कारण उनका प्रदेश में प्रभाव में एक सत्ता उनका जनाधार है। इसके लिए आप उनको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। केवल कहीं ना कहीं आप लोग पे हमेशा से ये मैंने सुना है, आरोप लगते ही रहे कि आपकी पार्टी में जो आ जाए वो सही हो जाता है, चाहे उसके कितने भी आपराधिक बैकग्राउंड रहे हो। धर्म की बात करते हैं, एक उदाहरण दे दूं, धर्म की बात करते हैं, धर्म से जुड़ी आस्था का वो वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। नरेश अग्रवाल जी का उदाहरण सबके सामने है, किस प्रकार से उन्होंने भरी विधानसभा के अंदर धर्म के देवताओं को किस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया था, और आज वो देखिए अमित जी भाजपा के प्रिय नेता हैं। क्या संरक्षण देने का काम करें, क्या अधिकारी आपके जो कार्यकर्ता है और सरकार से ऊपर हो गए हैं, इस वजह से आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक पांडे जी का वो जो बातें उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने अभी कहा कि नरेश अग्रवाल जी, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इनके यहाँ एक आईपी सिंह है जो हमारी पार्टी से क्या गए हैं। जब वो हमारे यहाँ थे तो उन्होंने आजम खां की बहन बेटियों के साथ रेप होने जैसी बात कही थी। आज किसकी पार्टी में? इनकी पार्टी में। वो भी ये बता देते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको मारा, उनको पीटा, तो मैं इनको बता दें तो उसमें आप 2-3 नाम अपने विधायकों के जोड़िए, जिन्होंने थाने में घुसकर अपने कार्यकर्ताओं को, पुलिस को मार के और थाने से उसको छुड़ा कर ले आए थे। बुलंदशहर शहर में क्या हुआ था, जब आपके नेता इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के बाद उनके आरोपियों का माल्यार्पण आप लोगों ने आपकी दिक्कत ये है ना कि आप जब सुन नहीं पाते हैं, बीच में बोलने लगता, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब आप सुनिए, जहां तक की बचाने की बात है, आप तो स्वयं आप डाक बता रहे हैं। आजम खां जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे थे, 81 में वो जेल गए, जो गायत्री प्रजापति हो गए, रविदास मल्होत्रा जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ गई थी, आपके तो मंत्री दागदार थे। आप वो भाषा मत बोलिए जिसपे आप खुद ही लिप्त थे। मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सुनिए, हम सब सुन रहे हैं। आप और चीज सुनिए, 2012 में 15 मार्च 2012 में इनकी सरकार बनी, अमित जी 28 मार्च को इनकी सरकार ने तो ये नहीं जानना कि किसकी सरकार बनी, किसमें कितने आपराधिक विधायक उसके अंदर उस खेमे में है, वो सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो विवेक जी को भी पता है। मेरा सिर्फ मैं सवाल इस समय ये कहने बैठी हूं, किस तरह से अपराध की स्थिति पैदा हो रही है। कीर्ति जी, अपराध की जहां तक बात है, 15 मार्च 2012 में 4 लाख फोर्स है। आप मुझे बस एक चीज का जिम्मेदारी से जवाब दे दीजिए, आप बॉर्डर स्कीम क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? आप बस इसका जवाब दे दीजिए। हटाई थी आपने, 3 साल 3 बार सत्ता संभाली महोदय, हमने हटाई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर के दंगे आप ही के गोद में बिठाए हुए बाकायदा विधायक द्वारा प्रायोजित करके फैलाए गए, और गलत रिपोर्ट जिस प्रकार प्रेषित की गई अधिकारियों के द्वारा, उससे भ्रमित होकर के हमने दोबारा लगाई थी। लेकिन अगर हम सत्ता में लौटेंगे समाजवादी पार्टी, तो हम पुनः बॉर्डर स्कीम हटाने की पूरी घोषणा करते हैं। ना सत्ता में आप लौटेंगे, ना आप जनता, वो तो जनता तय कर लेगी, वो तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, अभिनव जी वो वक्त बताएगा, वो तो जनता तय करके वक्त बताएगा। ठीक है अभिनव जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है 2017 में यही सुन गए थे। ठीक है अभिनव जी, मेरा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में आपने दिल्ली का क्या हाल कर रखा, पहले वो देख लीजिए। नियंत्रण में है पुलिस आपके। उत्तर प्रदेश में अपराध की क्या स्थिति है, आपकी पार्टी इसे किस तरीके से देखती है, कहाँ कमी रह रही है? मैम, उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मतलब बयां करने लायक नहीं है। सपा के शासन में भी थोड़ी बहुत जो चल रहा था, गुंडागर्दी, बदतमीजी, सब कुछ था, पर आज के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि गुंडे और पुलिस में समानता ही खत्म हो गई है, दोनों एक जैसे हो गए हैं। अभी विवेक जी ने कहा, मैंने सुना कि बॉर्डर स्कीम हटा देनी चाहिए,
लेकिन जिन पुलिस वालों को अपना क्षेत्र अधिकार मालूम होता है, उनके क्षेत्र अधिकार में कोई भी गलत कृत्य हो रहा होता है, कोई भी अपराध हो रहा होता है, उसको देख के वो अनदेखा कर देते हैं, बिल्कुल अनदेखा करते हैं। कहते हैं नहीं, आप इसको एप्लीकेशन साबित लेके करिए, आइए। पहले आप इसको साबित करिए, प्रमाण विवेक पत्र जी, दीजिए। आप पुलिस वालों पे सीधे आलोचना पुलिस वालों की नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो पुलिस को संभाला ही नहीं है। विवेक जी, मैं भाजपा की तरह आंकड़ों पे आप लोगों की तरह फेसबुक डिटेल्स पे नहीं, हम आंकड़ों पे बात करते हैं तो आंकड़े जेन्युइन होते हैं, ये आंकड़े हम घर से बना के नहीं लाते हैं। मैं ऑन फील्ड की बात करता हूँ। जब मैं अटेंडम कहीं जाता हूँ, एक महिला के लिए देश में बहुत वो चल रहा है कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी महिला की एक एफआईआर कराने जब हम थाने में जाते हैं तो खुलेआम हमसे कहा जाता है 10,000 रुपए लेके आइए, तब हम इसकी तरफ से शिकायत लिखेंगे। ये भी एक अपराध है, ये भी एक गुनाह है। तो अपराधियों को श्रेय क्यों नहीं मिलेगा? और अपराधी आज के तारीख में अपराधियों का यह हाल हो गया है कि पहले वो लूट के छोड़ दिया करते थे, बट अब वो लूट के हत्या कर देते हैं, इतने बेखौफ हो गए हैं वो। आंकड़े ये बढ़े इसी ना पे अभिनव पाबंदी जी, लगाने कहीं के ना लिए कहीं जो हमने आपने कोशिश बात कर बोली रखी है है। जी अभिनव जी, जो आपने बात कही कि पैसे मांगे जाते हैं और पैसे वसूली की जाती है, कहीं ना कहीं अपराध के जो रिकॉर्ड कम करने हैं उसके चलते एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, क्या यही सब वजह है? मैम, आम आदमी अगर थाने इस टाइम चला जाता है तो यकीन नहीं मानेगी, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो 10 गुंडों के बीच में घिर गया है जी। बिना जांच के पुलिस पैसा लेके एफआईआर लिख देती है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं जो मेरे खुद के देखे हुए हैं। मैं आम आदमी के साथ दिन भर रहता हूँ, आम लोगों के साथ रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं सिर्फ किताबें निकाल के गूगल से मैं काम नहीं करता हूँ। और भाजपा ने इस वक्त जो देश का हाल कर दिया है कि आप किसी भी थाने में चले जाइए, गुंडों के साथ बैठ के चाय पी जाती है और आम आदमी को धक्के मार के भगा दिया जाता है। अगर उसके पास पैसा है तो उसकी शिकायत दर्ज होती है, अगर वो गरीब है तो बाहर इंसान की गुहार लगाते लगाते थक जाता है। और ये सिर्फ बताएंगे आंकड़े देखिए, हमारे आंकड़े देखिए, गिनती करिए, साहब गिनाते गिनाते देश की ये हालत हो गई है कि देश मतलब खात्मे की ओर चला जा चुका है। अब तो भारत को बचने दीजिए। ठीक है पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, खास करके महिलाओं के प्रति अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अपराध की स्थिति भयावह होती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह क्या मान रहे हैं कि प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हो पा रही है या विवेचनाओं का मतलब इतना ज्यादा प्रभाव है इसके चलते नहीं हो पा रहा है? समस्या कहाँ है और समाधान क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो कीर्ति जी ये समझ लीजिए कि 1999 में कल्याण सिंह की सरकार के बाद अगर अपराध नियंत्रण के लिए काउंटर का दौर चला, मुठभेड़ों का, अपराधियों को अगर भगाने का दौर चला, तो ये योगी सरकार में चला, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और सर्वाधिक इनकाउंटर और सर्वाधिक अपराधियों के खिलाफ अभियान इसी सरकार में चला। लेकिन नहीं, जो अपराध नहीं, देखिए जो अपराधी, देखिए जो अपराधी अपराध करके उनके ऊपर जो इनाम घोषित होता था वो भाग जाते थे, उनके ऊपर सरकार ने अंकुश लगाया। उसके ऊपर सरकार में ये आरोप लगे कि ब्राह्मणों को नहीं मारा जा रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो पिछले जो काउंटर हुए उसमें 53 ठाकुरों के ऊपर भी काउंटर जो अपराधी थे, अपराधी पहली चीज शुद्ध अपराधी होता है, वो किसी का नहीं होता, किसी दल विशेष किसी का नहीं होता है, वो अपराधी होता है। ये पहली बात समझ लीजिए आप। तो ये चीज सरकार ने चलाया, इस ओर प्रयास किया। उसके बाद नारी शक्ति मिशन और तमाम चीजें सरकार द्वारा की गई। एक मिनट अभी आप मत बोलिए, तमाम चीजें सरकार ने किया। लेकिन अब आप ये आइए, पुलिस की बात जैसे हो रही थी, जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि पुलिस के ऊपर प्रेशर, तो पुलिस 150 साल पुराने कानून के साथ बंधी हुई है। और उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन पुलिस में व्यापक पैमाने पर भर्ती अभियान चला के, क्योंकि पुलिस के पास 12 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान है। 12 घंटे, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसओ हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर, 12 घंटे, उनको 8 घंटे ऑन ड्यूटी होती है। क्यों आप रेगुलेशन पढ़िए पहले। आप सिर्फ मुझे ऐसे 12 घंटे कहां लिखा दिखा दीजिए आप मुझे। आप पुलिस के रेगुलेशन में दिखाइए। पहले आप पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात ये समझिए, मेरा तर्क समझिए। तर्क ये है कि जिस तरह से सारे उस अन्य विभागों के कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हमारे आपके सवाल पे भी आ रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों का ड्यूटी का कोई प्रावधान नहीं है, न किसी ने बनाया, और उसका कोई शेड्यूल नहीं। उसका कारण वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं उनके साथ। तो इस पे रेगुलेशन में चेंज की जरूरत है। और दूसरी चीज, ये जो सोशल मीडिया पे तमाम चीजें वायरल हो रही है, तमाम भ्रामक चीजें दिखाई जा रही है, तमाम अश्लीलता परोसी जा रही है, उसमें कोई एक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं।
आईटी की धारा 69A के तहत उन पे रोक का प्रावधान है। लेकिन तो तमाम तब भी होते थे ना जब सोशल मीडिया नहीं था पंकज जी। देखिए वो आप सोशल मीडिया विगत कई वर्षों से कार्यरत है और ये इस पे अंकुश लगी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कहा जा सकता कि अंकुश नहीं लगी है, लेकिन ये मानसिक भ्रांति होती है और व्यक्ति की मानसिक भ्रांति और मानसिक एक तरह से पंकज जी मेरी बात उद्वेलापन होता है कि वो इस तरह की आपने हरकत बोला करता है। एनकाउंटर कर रही होगी सरकार, एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन वो डर क्यों नहीं है फिर अपराधियों के मन में? देखिए उस एनकाउंटर के बावजूद देखिए ऐसा क्योंकि नहीं है, जब तक जो अगर जब तक जो केस मीडिया में प्रकाशित होता है, जब तक उसके ऊपर रहता है, तब तक तो कार्रवाई की बात की जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। देखिए जब सरकार उसके पीछे पड़ जाती है तो कितने लोगों ने अपने क्या नाम है केसों में अपने छुड़वा के जमानत मतलब वो अब जेल जाने पे बाध्य हो गए, सरेंडर करने पे बाध्य हुए अपराधी। तो ऐसा नहीं है, तो ये चीज कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अपराध में कहीं ना कहीं अगर बढ़ोतरी हुई है तो वो चिंता का विषय है, लेकिन उसको इनकार नहीं किया ये सकता। मानसिकता तो है ना कि हमें जमानत मिल जाएगी नहीं, या हम बेल पे बाहर आ जाएंगे या इसका इतने साल की सजा है। देखिए आप अभियोजन को इतना सख्त रखिए और पैरवी सख्त रखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी मुकदमों का निस्तारण कराइए, उनको उनका सजा दिलवाइए, तो ये सरकार का काम है ना। तो ये चीज आप जब तक नहीं करिएगा भयमुक्त शासन तब तक नहीं हो पाएगा, ये सरकार को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जिस तरह से फेसबुक यूट्यूब पे सब पे अश्लीलता परोसी जाती है, जिस तरह से व्हाट्सएप पे तमाम चीजें नग्न तस्वीरें और तमाम चीजें दिखाई जाती है, वो समाज की कोई विकृत मानसिकता परोस रहे हैं, उस पे भी अंकुश लगने की जरूरत है। तो उसी का क्या नतीजा लगता है इन चीजों पर अगर अंकुश लग भी जाएगा नहीं लगेगा तो आप लोगों की मानसिकता बदल देंगे। आप एक बात समझिए, 2014 में 115 वेबसाइट चाइना ने पोर्न वेबसाइटों को बैन कर दिया और कौन साइट तो हमारे इंडिया में ही बंद करी गई है। और नहीं, लेकिन इंडिया में अभी बहुत सी साइटें ऐसी हैं मतलब जिनको लोग कब कौन आदमी कहां से क्या डाल दे रहा है। अब आप देखिए कि बेंगलोर में दंगे हुए, मानते हैं कि सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तमाम चीजें हुई, इस पे रोक की जरूरत है। और इस पे जब तक इस पे रोक नहीं होगा, ये रेप बलात्कार ये जो है ये असली मानसिक विकृति है, उसका नतीजा होता है कि इस पे इस तरह की घटनाएं हो रही, उस पे अंकुश की जरूरत है और ये काम पुलिस तंत्र के द्वारा ही संभव है। उत्तर प्रदेश में 1535 थाने हैं, 1535 थाने में सरकार ने महिला डेस्क की स्थापना की, हर जगह महिलाएं जाके वहां अपनी बातें कह सकती है। लेकिन सवाल ये इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है और इसमें अंकुश भी जरूरी है। इधर कुछ दिनों में अगर मान लीजिए इजाफा हो भी रहा है तो सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आधी से कम आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और युवाओं की, उसमें युवाओं में लड़कियां भी हैं, सब लोग हैं। तो अगर इस तरह की चीजें रही तो ये आगे आने वाले चुनाव में सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 59,074 आपके ग्राम पंचायत चुनाव ड्यू है, 826 ब्लॉक के चुनाव ड्यू है, उसमें हर वर्ग के लोग वोट देंगे, महिला पुरुष सभी वोट देंगे। तो इसका खामियाजा न भुगतना पड़े तो सरकार को इस पे सख्त से सख्त जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ इनको सख्त से सख्त कदम उठाते हुए इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए। विपक्ष तो देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो आपके कोई भी घटना होगी विपक्ष तो का काम आवाज उठाना, आप भी विपक्ष में थे, आपने भी आवाज उठाई और सभी लोग विपक्ष में जो भी रहता है उसका नारा लेके आए थे ना पंकज जी, जनमानस को ये तो नारा लेके आए थे कि इस बार गुंडों की सरकार नहीं तो इस बार राम राज्य स्थापित करेंगे। आपको क्या राम राज्य कहाँ है? 1999 के बाद सर्वाधिक अगर मुठभेड़ एनकाउंटर का दौर चला तो ये योगी सरकार में हुआ, इसको फिर मैंने कहा एनकाउंटर का दौर तो ताबड़तोड़ चल रहा है, अपराधियों के मन में वो भय क्यों नहीं? भय हुआ तभी अपराधी ग्रसित होकर के आप लोगों को एनकाउंटर कर रहे हैं जिनसे आपको खतरा है। अपराधियों में भय हुआ तभी वो सरेंडर कर रहे हैं, कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपराधियों में भय बढ़ा, इस बात को इनकार नहीं किया सकता। है तभी पिछले महीने की 42 गोल छेद कर दिए जाते हैं एक आदमी के अंदर, गोलियां बरसाई जाती है ताबड़तोड़, इस तरह से भय है भाई। तो इस पे सरकार को और सख्ती के साथ हमने क्या कहा, इंसाफ की गुहार लगा रही है, रोड यहाँ पे भी सुना होगा शायद तक। अपराधियों के खिलाफ आप अभियोजन को फास्ट करिए और तमाम चीजों को करिए। उस लड़की की चीखें सुनी, दिन दहाड़े आके 6-7 लोग उसके पिता को उसी के खेत में मार कर चले जाते हैं। नहीं तो ये बहुत फिर वो लड़की इंसाफ के लिए सिर्फ चीखती और बिलखिलाती रहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए।
देखिए हर मैं जगह, राजनीति नहीं, मैं समाधान पूछ देखिए रही हूँ। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस का खौफ होना चाहिए। उसका कारण है बिल्कुल पुलिस क्यों इसलिए नहीं पुलिस पहुंच का सकती खौफ? क्योंकि पुलिस कई हर जगह पे हर क्षेत्रीय जगह पुलिस का खौफ होना समीकरण से चाहिए। और अनभिज्ञ जो रहती है। घटना मैं हुई फिर वो बड़ी निहायत जिम्मेदारी के साथ निंदनीय कह रहा हूं। वो निहायत निंदनीय थी। उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और ऐसे लोगों की जमानत न हो और सीधे वो सजा को प्राप्त हो, ये भी सरकार को प्रावधान करना चाहिए। चाहे किस तरह से? नहीं, फास्टैग कौन वो आता है, अपराधी मार के चलाता है, उसका वीडियो वायरल होता है, फिर उसपे 1 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। वो भी सामने आ जाएगा, वो भी अरेस्ट होगा, ऐसा तो नहीं है। बाकी नहीं, राज्यों में अगर कहाँ है? अपराध का प्रतिशत कम है तो वो इसी कारण है ना, क्योंकि वहां पे बॉर्डर चलिए, स्थिति ठीक है, नहीं अमित है। जी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आप 24 100 किलोमीटर के दायरे में लाइए ना, उत्तर प्रदेश कर्मियों को बड़ा टेकरी जनपद के 100 किलोमीटर के दायरे में और लाइए आप। जैसा भी ठीक है। अभी अमित जी। जैसा कि विवेक जी ने भी कहा कि पुलिस के ठीक है। ऊपर दबाव बहुत है, तो ये ठीक बिल्कुल है। सही बात है कि पुलिस ठीक है। पुलिस पंकज कर्मियों जी, के ऊपर अमित दबाव जी। कोई 1 लाख नहीं। लोगों पे 144 पुलिसकर्मी है। पंकज जी। अब आप अंदाजा लगा इस पे लीजिए। भाई पूर्व की सरकारों से लेकर हमारे आज यहाँ तक कोई पर- अभियान नहीं चला। इन पे और ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुलिस नहीं, में हमारी सरकार में तो भरना भर्ती चाहिए। हुआ, उस पर तो स्टे लगा दिया गया, उसको तो रद्द कर नहीं, दिया नहीं, गया उसके सीधे बाद सीधे। इस सरकार में 4 सालों के दौरान भी भर्ती हुई, ऐसा नहीं। आप इस पर आंकड़े क्या दे नहीं दीजिए कर आप। सकते। भर्ती हुई आंकड़े है, दे दीजिए। भर्ती हुई है, ये आंकड़े आप दे नहीं बता दीजिए। ठीक है, अमित आंकड़े जी। तो दे दीजिए। आंकड़े 3,80,000 भर्तियां हुई है, आंकड़े निकाल लीजिए, पता चल जाएगा विवेक आंकड़े जी। कितनों की ज्वाइनिंग हुई है ये भी बता बता दीजिए। सकते हैं, हाँ? कितनों की ज्वाइनिंग हुई ये भी बता दीजिए। आरटीआई दाखिल कर दीजिए, पता चल जाएगा सारी व्यवस्थाएं। अमित जी, ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, अमित जी, राजनीति नहीं करनी है मुझे। आप जो चीज जो मुझे आप बोलते हैं, राजनीति वही नहीं सच चाहिए, है। अमित जी, लेकिन जब प्लीज। सत्ता अमित में जी के होते पास हैं, फैक्ट जब- फिगर्स होते नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी लाइन पे ही बात करते हैं। देखिए बिल्कुल आप बहुत क्या फैक्ट से बात करते अधिकारी हैं, आपके इसमें 15 साल में आपके आपने सरकार एक के काम ऊपर नहीं किया हावी पुलिस हैं, इस वालों के वजह से लिए। नहीं? आपकी सरकार में पुलिस घुटनों ये पे तो बैठी कहते हैं कि थी, अधिकारी हमारी अखिलेश सुनते ही यादव नहीं के। है। इनकी तो नेतृत्व नहीं, इनके तो नहीं। इनके तो खुद ही विधायक कहते हैं अमित कि जी, अधिकारी हमारी नहीं सुनते क्या हैं। अधिकारी आपके ऊपर इतने हावी हैं कि आपके कार्यकर्ताओं आपके संगठन की नहीं सुनी जाती है? इस वजह से अपराध पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता कीर्ति जी कौन सा अपराध उत्तर प्रदेश में रोक नहीं लग रही है। इनको पता जब ही नहीं। लगातार कमी आ गई है आप उसको बता रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। आप बताइए कहाँ बढ़ रहा है? अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? NCRB के डेटा महिला दीजिए उत्पीड़न पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? मैं आपसे इनको आंकड़े NCRB पे के बात डेटा दीजिए करता आप। हूँ। दुनिया में दे रहा हूँ डेटा, कि आप सुना करिए। 4 सालों में 93 लाख से ज्यादा क्राइम की घटनाएं हुई थी अखिलेश की सरकार में। फिर? ये बताइए विवेक पांडे जी को। और अकेले 2019 में पूरे तो देश में एक 62.4% मिनट, अपराध राजनीति बढ़ा। नहीं पूछी है, समाधान क्या है? देखिए, 55.4% अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है। अपराध से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। अमित जी, अखिलेश यादव जी स्वयं अपराधियों का जिम्मेदारी प्रचार करते हैं। किसकी? तो आपके मुंह से नहीं पता चलता है कि आप अपराधियों के वो दिखाई दे रहा है, विरोध में वो खड़े हुए दिखाई हैं। दे रहा है। वर्तमान में आप अगर इतना अपराध मुक्त करना चाहते थे तो आपके 140 विधायक दागी हैं जो कि इस समय बैठे हुए हैं। अरे अपराधी आप बताइए ना, आपके किसका मुख्यमंत्री के कौन सा अपराध ऊपर बताइए। नूतन कहाँ ठाकुर जी ने अपराधी अभी किसके कुछ ठीक दिन है। पहले ही बताया है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लिए फिर मैं अपराध कह रही वापस हूँ, लिए गए राजनीति- हैं। विवेक जी, देखिए सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। सुनिए न्यायपालिका के कार्यप्रणाली में बाधा मत डालिए, अधिकारों का दुरुपयोग मत करिए। अगर आप निष्पक्ष हैं तो केस लड़िए ना। जानते होंगे आप निष्पक्ष हैं तो केस लड़िए ना। इसने आपको जनता ने उखाड़ फेंका वहां पर। आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आपके आप वही सरकार व्यक्ति की का सबसे टाइम बड़ी पास करते समस्या हैं। है कि जिन लोगों से उसे समस्या है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। मुन्ना बजरंगी के केस में क्या हुआ बताइए? एनकाउंटर भी जेल करेंगे, के अंदर- भरपाई भी जेल के करेंगे, अंदर उनकी दंडाई हत्या करवाई गई थी। रासुका भी लगाएंगे जो आप कर और सकते आज हैं, आप लोगों ने कीजिए। धनंजय सिंह को टारगेट किया हुआ है। हो गया? आप लोग का हो गया? फिर कीर्ति राजनीति जी, शुरू। कीर्ति जी कल ही प्रयागराज समाधान में की ओर दो- बढ़ने की क्यों नहीं सोचते आप लोग? राजनीति एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के क्या मिल जाएगा? समाधान मिल जाएगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि जी मैम। उत्तर प्रदेश से बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए, आपको समाधान अभिनव जी। सुरक्षा दिखाई देने लगेगी। जी मैम। ठीक है, देखिए कीर्ति जी आप मुझे मौका देंगी नहीं। अभिनव जी मैं इन्होंने आपको अपने पूरा प्रश्न से मौका मुझे दे रही हूँ। जवाब नहीं देने दिया। अमित जी कैसी बात करें? मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बोलने का, लेकिन मुझे राजनीति नहीं चाहिए। एक क्यों ये दूसरे पर राजनीति कीचड़ कर रहे उछालने हैं? से बेटर इन्होंने है कि भाजपा आप के अपनी कार्यकर्ताओं जिम्मेदारी के को ऊपर समझते नाम हुए ले आगे रहे हैं। बढ़े। अपने विधायक अपने मंत्री का नाम नहीं बता रहे हैं, वो राजनीति नहीं है तो क्या है? आप तो पूरा उनको सरकार आप चला रहे हैं ना, सरकार आप चला रहे हैं, सवाल किससे पूछे हम? आप देखिए अमित जी, मैं समझ आपसे नहीं समझता, छोड़ दीजिए, विवेक जी, हम संभाल के दिखा देंगे आपको। विवेक जी, प्लीज। अरे आप क्यों छोड़ देंगे? आपने दिया है वोट, आप जाइए जो जनता ने उखाड़ फेंका। आप चलिए, ठीक है। सुधार लाइए, आप नहीं ठीक है। सिखाएंगे। सुधार आप लाइए। नहीं सिखाएंगे, आप नहीं सिखाएंगे। अरे तो आप सुधार नहीं लाइए, क्यों नहीं सिखाएंगे? आप नहीं सिखा पाएंगे ना, नहीं क्योंकि क्यों नहीं आप सिखाएंगे अपराधियों भैया? का हम भी संरक्षण उत्तर देने प्रदेश के वाले लोग हैं। नागरिक हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी लोग हैं।
हमको भी सुरक्षा चाहिए। लोग हैं, मौजूदा सरकार आपकी है, आरक्षण देने वाले लोग हैं। ना संभल रहा, छोड़ दीजिए, भेज दीजिए अभिनव जी, बंगाल। मेरा सवाल आपसे, अभिनव जी, खुद ही बंगाल जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, इनके पास कोई समाधान नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस बार 2 मिनट का समय लूंगा मैं जी, दिल्ली के मॉडल से आप उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप किस मैं क्या उसी पे बता रहा समाधान हूं। लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से नियंत्रण हम खो बैठे हैं कहीं ना कहीं अपराध के प्रति, उसको हम कैसे लगाम लगा पाएंगे? मैम 14 साल से उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग पार्टियों ने निरंतर अपनी सत्ता में कायम रहे हैं, और अभी मैंने मौजूदा सरकार के वक्ता हैं उनकी मैंने बात सुनी कि हम इसमें कुछ बदलाव लाएंगे। जब 4 साल बीत गए, आप बदलाव नहीं ला पाए। कब बदलाव लाएंगे? जब आपकी सरकार जाने का समय आता है, जब चुनाव का वक्त आता है, तब आप बदलाव लाएंगे, या कोई दूसरा आएगा तब आप बदलाव लाएंगे? आप क्यों नहीं पुलिस को स्पेशल पावर देते हैं जिससे अपराध में कुछ कमी आए? और अगर किसी को देखना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कैसे अपराध में सुधार लाएंगे, इसके लिए हमें दिल्ली में पूरी पावर दे दी जाए, पुलिस हमारे अंडर में दे दी जाए, फिर देखिए दिल्ली का ग्राफ इतना कम करके दिखा देंगे, इतना सुधार आ जाएगा कि आप खुद जनता को विश्वास हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अनुसंधान करने, क्योंकि अभी तक आपने उत्तर प्रदेश को संभाला, आपने अपने प्रदेश में तो पुलिस संभाला नहीं, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर मौका दिया नहीं, मौका नहीं दे सकते ना, ये कोई अनुसंधान नहीं है कि हम आपको एक्सपेरिमेंट का टाइम देते और लोगों के जनता से जान माल से खिलवाड़ करने का मौका मिल जाए आपको। जनता ने एक्सपेरिमेंट का टाइम दिया, बसपा को दिया, सपा को दिया, और भाजपा नहीं, एक्सपेरिमेंट का समय नहीं दिया, वो बाकायदा शासन किया गया, हमने अपनी सरकार के समय पूरा शासन किया। विवेक जी, जो आप पुलिस रेगुलेशन में बदलाव की बात कर रहे थे, ये आपने तब क्यों नहीं हाँ, तो आप मुझे नहीं, हमने किया था, हम तो कह रहे हैं, हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमने किया था, बॉर्डर से हमने हटाई थी। बदलाव नहीं किया, इसका मतलब अखिलेश यादव जी गुंडा राज को खत्म करने थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है विवेक जी, सिर्फ ट्वीट करने का दायित्व रहता है विपक्ष का भी। जब कोई बड़ा केस आता है तो सिर्फ ट्वीट करके तो अपना दायित्व निभा देते हैं। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बैठा हूं, मैं इनको पिछली बार भी समाधान देके गया था, इन्होंने अगर मेरी बात पहुंचाई हो। विपक्ष इतना मजबूत क्यों नहीं है? फिर मेरा वही सवाल है। नहीं, मैं तो मजबूती से बोल रहा हूं कि समाधान में पिछली बार भी कह के गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस से आप बॉर्डर स्कीम हटाइए, 100 किलोमीटर के दायरे में ले आइए, में ये समाधान क्यों नहीं लागू किया गया? हमारे आने वाले अगर सरकार हम बनाएंगे तो हमारे एजेंडे में ये चीजें हैं। आपकी पिछली सरकार थी, उसमें पिछली सरकार में भी सबसे ज्यादा पुलिस के लिए सुधार हमने किया। आज जो मुख्यालय देख रही है वो हमारी देन है। विवेक जी, मैं अपने एंड से जहां तक देखती हूँ वहां पर मुझे सिर्फ एक पार्टी, बसपा की पार्टी मुझे लगती है, जहां क्राइम रेट जो था वो तब भी नियंत्रण में था। अगर मैं निष्पक्षता की तरफ बढ़ूंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है, जी देखिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस तरह की उनकी प्रणाली, उन्होंने जिस तरह से काम किया क्राइम पे, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ग्राउंड कम किया था। बॉर्डर स्कीम को लगाने और लागू करने, क्रियान्वयन करने, ये तो आरक्षियों के, सुन लीजिए, ये तो आरक्षियों के लिए था। दरोगा तो इसमें पिस गए, दरोगाओं के लिए तो कोई रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से बॉर्डर स्कीम के लिए रेगुलेशन के अंदर था ही नहीं। ये तो जियो लाया गया बाकायदा, ताकि ऊपरी भ्रष्टाचार के ऊपर नजर न डाल सके। सरकार ने भी तो लागू नहीं होने दिया था। नहीं, हाँ, मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि हमने बॉर्डर स्कीम हटाई थी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो गलत भ्रामक रिपोर्टें प्रेषित की गई, उसके दबाव में हमें पुनः इसको लागू करना पड़ा। और हम जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पूरी तरीके से बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर ये नहीं हटाएंगे तो 2022 में सबसे पहले हम बॉर्डर स्कीम हटा करके कम से कम 25 लाख से अधिक परिवारों को उनके परिवारों के साथ रहने का, उनके सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का पूरा मौका देंगे। आपको सुविधा देने की नहीं है, अपराध को नहीं, बात सुविधा देने की है। आप उनकी 8 घंटे ड्यूटी तय कर दीजिए, उनके रहने के लिए अच्छी क्वालिटी की बैरक बनवा दीजिए। 620 करोड़ 600 करोड़ पूर्ववर्ती बजट में योगी जी ने बजट में घोषणा की थी पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए। करते हैं लचर व्यवस्था सही हो जाएगी सुविधा देने से। सुविधा देने के लिए जब तक आप मानसिक अवसाद से मुक्त नहीं होंगे, आप कभी भी अपना पूरा प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे समाज के दायित्वों में। आपने 5 साल पहले, 4 साल उससे पहले आपसे सत्ता में आपने इस बात को न उठाया और न ही आगे लेके आप तो बोलिए मत, क्योंकि आपने तो दिल्ली में वकील और पुलिसों को जो पिटवाया है, और वकील और पुलिसों को जिस तरह लड़वाया है, और गरम रोटियां जिस तरह आपने सेकी हैं, और किसानों के आंदोलन को जिस तरह आपने राजनीतिक लाभ और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बरकराने का काम किया, आपकी भूमिका बहुत सार्वजनिक है। दिल्ली जो है केंद्र शासित है और पुलिस पे ना ही हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही पुलिस हमारे अंडर में आती है। हमारे अंडर में दीजिए, हम आपको बताते हैं कि सुधार कैसे आता है, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहती हैं।
ये आज उन लोगों के अंडर में है जो गुंडे सबसे ज्यादा अपने पार्टी में लिए बैठे हैं और गुंडों को रोकने के ऊपर मुद्दे पे बहस करने कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। और वो छोड़िए विवेक जी, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, ये मतलब बोलूंगा तो कहिए गुंडा है, ये कहिए तो टेररिस्ट होने का इल्जाम मुझ पर लग सकता है, तो मैं तो तभी बोलना चाहूंगा। लेकिन आप भी चाहते तो सुधार कर सकते थे, लेकिन आप द्वारा भी सुधार नहीं किया गया। पार्टी के अंदर 52 महिलाओं से यौन शोषण किया गया। उन नेताओं के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? इनका एक विधायक है विजय मल्होत्रा, वो रेप का आरोपी था। ये बच्चों की झूठी कसमें खाने वाले लोग हैं, ये बच्चों की कसम झूठी खाकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। इनका एक टिकट दिया है संजय सिंह, उतरते ही नहीं केवल है। केवल के सभी लोगों को फील्ड पर उतारा हुआ है। अमित जी सुन लीजिए, इनकी दाल नहीं करेगी। आपने डीआईजी, आईजी, एडीजी से लेके सभी तमाम अफसरों को फील्ड पर उतारा हुआ है, कमिश्नर प्रणाली लगाई हुई है, उसके बावजूद क्या स्थिति है? देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसीने हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दिया है द्वारा कि जिले और थाने के आसपास सुरक्षा के तहत बता रहे लगाए जाते हैं, वो आम जनता को परेशान करते हैं। अंधेरों से बाहर है तो उनको चिन्हित करिए और साथ में पुलिस वालों को भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है। आईडी दिखाने के अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं उनकी अगर सेटिंग है तो उनको भी लेकर आइए, उन पर भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरी चीज है, आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं करती? आपने जुगल किशोर जेवनस की बात की, क्या उसका खुलासा नहीं हुआ? खुलासा हुआ, लेकिन फिर अमित जी अब आपने जुगल किशोर की बात करी तो आप इस पे ले लीजिए, आप सुन लीजिए। जुगल किशोर की आपने बात करी, लेकिन वो घटना घटी क्यों? आपकी पुलिस कहाँ थी? जो पेट्रोलिंग करी जाती है पुलिस द्वारा, वो पुलिस कहाँ थी? आप मेरी बात तो सुनिए। इसी लखनऊ में 2,78,000 केस दर्ज हुए थे। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए इनकी सरकार के, इनमें 40% से ज्यादा आंकड़ों के आज तक खुलासे नहीं हो पाए। उस पर सवाल नहीं है, हमारी सरकार में खुलासे होते हैं, अपराधी जेल के अंदर जाता है। सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में हमें अब जब कुछ किया ही नहीं है तो देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। पिछले 2019 में सुन लीजिए, मैं एक बात पूरी करने की जिम्मेदारी से कहूंगा। 2019 में 75 जिलों में से 73 जिलों के कप्तानों ने, मतलब एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बॉर्डर स्कीम को हटाने के लिए संस्तुति पत्र पे अपनी सहमति जताई थी। मेरी बात तो सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। 2019 में 75 जिलों में से 72 जिलों के कप्तानों ने बॉर्डर स्कीम को हटाने के लिए और किसी भी दूसरे राज्य में या दूसरे जिलों में ट्रेवल करते समय पुलिस वालों को मुफ्त किराया, मुफ्त बसों में ट्रेवल करने के लिए, जैसे किसी भी प्रकार की सरकारी ड्यूटी में बाकायदा उनको लाभ देने की संस्तुति जताई थी, जिसको आज तक लागू नहीं किया। अब चलिए एक बात पे आइए, अगर बॉर्डर स्कीम इतनी लायक है जिसके कारण आपकी कानून व्यवस्था फेल हो रही है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 72 जिलों के कप्तानों ने उस पर सहमति क्यों जताई थी कि इस बॉर्डर स्कीम को हटा दिया जाए? और वो पूरी तरह सहमत थे। आप चाहेंगे मैं उसका बाकायदा प्रारूप पत्र आपको दे दूंगा जिसपे उनके हस्ताक्षर है बाकायदा। देखिए विवेक जी, बॉर्डर स्कीम से ज्यादा पुलिस की जो अपनी सोच है उसको बदलने की जरूरत है। पुलिस की सोच की नहीं, बात एक संस्था में सुधार की हो रही है। बात एक आपके साथ समस्या यही है, इतना प्रचंड बहुमत आ गया कि आप सुधार पे कोई बात करेंगे नहीं। अभिमान इतना हो गया है कि आप अपने आप को। ठीक है अच्छा अमित जी, विवेक जी ठीक है, मैं सुधार की बात इसमें कह रहा हूँ। अभी आपने आरोप लगाया था ना कि एफआईआर में 172 केस दे, ठीक है विवेक जी, पुलिस सहमत करते हैं कि बॉर्डर स्कीम हटाई जानी चाहिए। हर पार्टी में ना मानसिकता के ऐसे लोग मौजूद हैं, हम दूसरों पर सवाल उठाते रहेंगे। 172 केस डेली आते हैं, तो विषय ये है कि हम इस पर समाधान की ओर बढ़े। पंकज जी मेरा आपसे सवाल है, कहां कमी आ रही है? मैं सिर्फ कमी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली लगाई गई है, आईडी, एआईजी, मेरा से सवाल ये है जिस तरह से महिलाओं की जो तैनाती है वो कहीं ना कहीं कम कर दी जाती है, उनको फील्ड पर नहीं भेजा जाता, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं, ये मेरा जो पर्सनल सुझाव है कि महिलाओं को भी फील्ड पर उतरना चाहिए, उनको भी गश्त करना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं का जो भी चीजें हैं वो उन्हें ज्यादा समझ पाए, तो इन चीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए या इस तरह की बहसबाजी करनी चाहिए? जो 100 नंबर पे अगर वो जो 112 नंबर हो चुका है उस पे अगर डायल कोई करता है तो महिलाएं भी उस पिकेट के साथ में नजर आती हैं, महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है।
महिलाएं भी उसमें गश्त में हैं, ऐसा नहीं है, ये इनकार नहीं किया जा सकता। फिर और 80,000 जो पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई उसमें, अच्छा, आपके हिसाब से आप उसमें मुझे ये बता उसमें क्या दीजिए। नाम है, महिला पुलिस कर्मियों की भी काफी अच्छा, भर्ती मुझे हुई। बस अपने हिसाब आप से ये अगर बता दीजिए, लखनऊ महिला सिर्फ थाने आप ले मुझे लीजिए, वहां अपने पर हिसाब 150 से ये पुलिस बता कर्मी दीजिए कार्यरत पंकज जी, हैं। सिर्फ आप मुझे अपने हिसाब से ये बता दीजिए फिर परेशानी कहाँ है? मतलब जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन आप भी सुनते होंगे और मैं तो सुनाती हूँ लोगों को, मैं ही बताती हूँ, अवगत कराती हूँ, तो मुझे जरा आप ये बता दीजिए कि दिक्कत कहाँ है फिर? अपराध देखिए समाज में होंगे और हो रहे हैं तो उसका खुलासा भी हो समाज रहा में है। होंगे नहीं हो रहा है तो बसपा की उसका सरकार में उसका क्यों इतना नहीं सुरक्षित महसूस वो भी करती थी बसपा महिलाएं? की सरकार में भी कई जिलों की एकदम अपराध मुक्त था, ये आप नहीं कह सकती एकदम मुक्त? ना, ये आप ये नहीं कह सकती। 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, ये आप मैंने ये कह बोला ही दिया नहीं। एकदम एक FIR मैंने दर्ज ये ना हो, बोला ये ही नहीं नहीं। संभव, मैंने ये नहीं ये नहीं संभव बोला। किसी सरकार में, मैंने ये नहीं किसी बोला। भी सरकार में, मैंने बोला कोई भी वहाँ सरकार आ उस जाए। सरकार में लेकिन कम से कम इतना तो सुरक्षित उसपे- महसूस करती थी। उस पे अंकुश होना चाहिए और उसमें भय होना चाहिए अपराधियों पे। सबसे बड़ी बात ये भय होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है अपराधी जेल से में अगर क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो सजा पाए, कड़ी दंडात्मक विषय तो कार्रवाई यही हो, छिड़ा हुआ है कड़ी कि दंडात्मक अपराधियों कार्रवाई में करना भय क्यों होना, नहीं है? कड़ी दंडात्मक कार्रवाइयों का ना होना, वो जमानत पाके फिर निश्चिंत होकर घूमते हैं, 10-10 साल केस चलते हैं, वो आजाद की तरह घूमते हैं, इसी का नतीजा है। पंकज जी, सीधी ये सी तो बात है। ये आप तो न्यायपालिका पर जा रहे हैं। नहीं, न्यायपालिका पर जा रहे हैं, आप योजना भटक रहे हैं। न्यायपालिका न्यायपालिका पे आप आ गए, बेल कहाँ से मिलती है, वो बाहर कैसे आता है? न्यायपालिका काम कर रही है, न्यायपालिका के काम में कोई कमी नहीं है, देना पुलिस का लेकिन काम नहीं है, लेकिन न्यायपालिका अपने पूरा उस काम कर रही है, काम को लेकिन अभियोजन पुलिस पक्ष की की व्यवस्था जिम्मेदारी को है, अभियोजन कर पक्ष की दीजिए, जिम्मेदारी है। आप पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त कर नहीं, नहीं, दीजिए, पुलिस की व्यवस्था- आपको समाधान मिलने लगेगा। पुलिस की व्यवस्था आप सुदृढ़ है, बॉर्डर ये स्कीम कहिए। हटाइए, महिला पुलिस की बात की, महिला पुलिस की भर्ती हुई है। महिला थानों पे और- महिलाओं की नहीं, स्थिति और देखिए पहले, देखिए, अभी- उनके रहने के लिए बैरक और नहीं है, पूरे क्या उत्तर प्रदेश पुलिस आवाज के लिए उत्तर पानी प्रदेश नहीं मिलता पुलिस कैंटीनों में। ठीक है पंकज जी, मैंने आपकी सुनी। ठीक है पंकज जी, कई सौ करोड़ रुपए दिए गए, सब जगह सेपरेट शौचालय तक तो बने नहीं है कई जगह पे, कई थानों पे। विवेक जी फर्जी गुमराह मत कीजिए। आप चलिए, मैं आपको साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा, और बताइए। किस थाने में नहीं बना है? मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, मैंने ट्वीट कर रखा है बाकायदा। अगर यहाँ पे इस तरह की बहसबाजी होगी तो मुझे आगे चलने में समय नहीं लगेगा। अगर इस तरह की बहसबाजी होगी तो क्यों कीर्ति जी बीच में अमित जी, बोलते हैं किसी तो के- मैं बोल रही हूँ ना, बोलने के लिए मैं बैठी हूँ ना, मैं बोल तो रही हूँ। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, मेरी डिबेट में राजनीति मत करने आया करिए आप लोग। समाधान की ओर बढ़ने की सोचेंगे, तो सिर्फ एक दूसरे पे आरोप। निकल जाएगा कीर्ति जी। मैं अमित जी आपको ये पूछ रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने तमाम तरीके की अपनी कार्रवाई की है, तमाम आपने जो अपने फैसले लिए हैं बिल्कुल लिए हैं, आप एनकाउंटर भी कर रहे हैं, लेकिन वो भय क्यों नहीं बन पा रहा अपराधियों के अंदर? कहां कमी आ रही है? कमी खंगोल तलाशी और उसको समाधान लेके आइए उसका, क्योंकि आने वाले चुनाव आपके लिए हैं। 2022 में चुनाव होंगे तो जनता आपसे पूछेगी। कीर्ति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये सवाल अभी इनसे पूछे, आप ये सवाल पूछे कि बॉर्डर स्कीम का आखिर क्या प्लान है, बॉर्डर स्कीम क्यों नहीं ठीक है हटाई? विवेक जी, मैं आपके माध्यम से ठीक है। पूछ रहा हूँ, हाँ। गलत बात। मैं ठीक किसी है। बहस पे नहीं पड़ा। सबके शासन में मुझे पता है क्या हुआ था। अमित जी, मेरा सीधा सवाल है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ 9 महीने बचे हैं। जब जनता आपसे पूछेगी कि जिस आप आए थे जिस चीज को लेकर कि इस बार रामराज्य स्थापित करेंगे हम, वो रामराज्य कहीं क्राइम राज ना बनता चला जाए और जनता आप पर से भरोसा ना उठा दे, उसको सुधारने के लिए आप क्या चीजें लेकर आएंगे? कौन सी स्कीम लेकर आएंगे? किस तरह के सुधार करने वाले हैं? देखिए, सीधी और साफ जिस भाषा में अपराधी समझेगा उस भाषा में उसको समझा रहे हैं। दूसरी चीज है कि आपने कहा कि क्या आप लोगों ने किया। देखिए, क्राइम रेट में आज उत्तर प्रदेश टॉप 1 में नहीं है, आज उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पर अपराध में। इस चीज को जरा गौर से कीजिए। जिस उत्तर प्रदेश में अपराध टका है, तो जिस उत्तर प्रदेश को नर्क बना दिया था पिछली सरकारों ने, आज उसको रामराज की कल्पना हमारी सरकार ने की थी, उसको बनाने अपराधियों का को काम नेतृत्व कर दे रही है। रखा है और बता रहे दूसरी हैं कि चीज है, नर्क बना दिया था। देखिए विवेक जी, धर्म पे आधारित जितने भी राष्ट्र हैं, सीरिया से लेकर के जो भी इस्लामिक राष्ट्रों की स्थिति देख लीजिए, आप वही बनाने पे तुले हैं इस भारत को। आप धर्म पे आधारित इस्लामिक राष्ट्रों की परियोजना लाना चाह रहे हैं देश में। डिबेट करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम समाधान की ओर बढ़े। मिल रहा देख ही रही है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो पिछली सरकार 70 साल इनके पास कोई योजना हो अगर बताए ना। मैं तो बोल रहा हूँ सुधार करने, आपके पास योजना है, मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो बॉर्डर स्कीम योजना हटाइए। आपकी सरकार ने क्यों नहीं लागू करी? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि हमने हटाई थी और आगे भी हटाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पुलिस परिवार से जुड़े 25 से 50 लाख लोगों को अगर हमने राहत नहीं दी तो हमारा सरकार बनाना ही बेकार है। देखिए
ये झूठे वादे आपकी वो तो जुमलेबाजी पता है किसी ने, वो जोर दीजिए। आज मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर राजनीति ना हो, वो टूल किट आपकी पूरा देश जानता है। फिर मुद्दा कहीं और, टूल किट पे चले गए मुद्दा लेके आप लोग यार। उनको समझाइए, वो आप संविधान लोग- को दें। विवेक जी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं अपना क्षेत्राधिकार नहीं मालूम होता है। तो ना सबसे पहले बॉर्डर स्कीम को रैली में लागू किया जाए। ऐसे डिबेट होगी क्या? नहीं तो भाजपा हर जगह पे केवल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दबाएगी आवाज चलिए को। ठीक है, मैं बाइंड अप क्यों, मैं ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। हम नहीं दबते। विवेक जी मेरे पास समय कमी है, ठीक है वो दिख रहा है कितने गुंडे, 140 गुंडे बिठा रखे हैं मौजूदा आपने। सरकार चला रहे 140 हैं। गुंडे। ठीक है विवेक जी। अमित जी लास्ट एंड एक मैं आप लोग से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या समाधान है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लगातार अंकुश लगाने के लिए आप हैं आगे तत्पर हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा, कहां कमी आ रही है? 20-20 सेकंड में मैं बस आप लोग से एक एक एंड वो लेना चाहती हूँ। बस मुझे एक बार बता दीजिए कि किस तरह समाधान की ओर बढ़े। अमित जी देखिए सीधी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जहां अपराध नहीं होने चाहिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बात यह भी चीज जरूरी है कि इसमें जिस तरीके से आपसी विवाद भी है, लेकिन इतना समझ लीजिए आपसी विवाद को सरकार रोकने में कोई भी सरकार हो, क्योंकि घर के अंदर की अगर कोई चीजें हो गई तो उसको सरकार को बिल्कुल, रोकना बिल्कुल। नाकाम होती है सरकार। मैंने समाज की मानसिकता पहले ही बोल दी थी। सरकार कार्रवाई कर रही है। मैंने समाज की मानसिकता अमित जी इसीलिए पहले बोल दी थी कि समाज की भी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्रूर है और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम प्रदेश को जब प्रेजेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना होता है। हम अपने देश को कैसे दिखाएंगे? इसीलिए तो हमारी सरकार ने पिंक बूथ की स्थापना की है और आपने कहा कि बिल्कुल मैंने उसकी सराहना भी करी हर बार। सुनिए हमारी महिला पुलिस भी रोज स्कूटी से पेट्रोलिंग करने का काम आपको लखनऊ की सड़कों पर दिख जाएंगे, चलिए, उत्तर ठीक है। प्रदेश की सड़कों पर दिख जाएंगी। ठीक ये है। आप देखिए और इसके लिए पिंक जीपें अभिनव भी जी, चली हैं, उन जीपों पर भी आपका क्या महिलाओं को कहना रखा गया और है? महिलाएं किस जाती हैं और क्या पेट्रोलिंग करने। दिक्कतें हैं ऐसी जो समाधान नहीं मिल पाता है? अधिकारियों की सरकार के ऊपर ज्यादा प्रभाव होना या जो हमारी नीतियां हैं, जो सजा दिलाने के प्रति जो सक्सेस रेट है वो 80 to 90 होना चाहिए, जो कम है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह आ जाती है। मैम इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा खुद के प्रति अपना लाभ देखना, ना कि इस देश के प्रति। एंड सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक हम अपराधियों को संरक्षण देंगे ना कि उनका विरोध करेंगे। जैसे एक बड़ा अपराधी कचहरी में आता है तो मैं देखा है पढ़ा लिखा तबके व्यक्ति भी, एक बड़ा नेता भी उसके साथ नमस्कार करने उसके साथ आता है, उसको इज्जत देता है। मेरा कहना है कि हर आदमी को उसका विरोध करना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, अपराध अपने आप कम हो जाएगा। विवेक जी डिबेट खत्म करने की ओर हूं मैं, इसको प्लीज विवेक जी लास्ट आपका रिव्यू सुन लूं मैं बस। देखिए उसके बाद पंकज जी बहुत का। जिम्मेदारी के साथ मैं फिर कहता हूं कि जब तक पुलिसकर्मी, आज हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो जिस तरह हमारा आपका परिवार है उसी तरह पुलिस कर्मियों का भी परिवार होता है। जब वो किसी की लाश उठा रहा होता है, जब वो किसी के घायल परिवारजनों को उठा रहा होता है, तो उस समय उसके घर से यदि फोन आ जाता है ना कि उसका भी बच्चा बीमार है, तो इन बातों का बड़ा मंतव्य पड़ता है, मस्तिष्क पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। उनके सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करना, घर से दूर रहना, सामाजिक सहभागिता में ना होना, पहले एक इंसान को आप जानवर में बदल दो, उसके बाद उससे मानवीय आचरण की उम्मीद करो, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं आंतरिक रूप से, जिसके कारण ये बॉर्डर स्कीम, मात्र एक बॉर्डर स्कीम इसका कारण बनी हुई है। आप, मेरा सुझाव है पुलिस कर्मियों को 100 किलोमीटर के दायरे में लाइए ताकि वो अपने घर परिवार के और अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके और उसके साथ ही वो शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से अपनी सामाजिक दायित्वों के, अपनी नौकरी की भूमिका का निर्वहन कर सके। देखिए सर्वप्रथम तो पुलिस में और भर्ती की जरूरत है और पुलिस को और सक्रिय बनाने की जरूरत है। और दूसरी चीज यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के भ्रामक और जिस तरह की अश्लीलता आ रही है उस पर रोक लगाई जाए। जो लोग भी इस तरह के ट्रोल मतलब इस तरह की चीजों को वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन हो, जिससे समाज में काफी गिरावट आएगी, बलात्कार और बहुत से केसेस में बहुत गिरावट आएगी। इस पे बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है। और दूसरी चीज, अपराधियों के खिलाफ अभियोजन को और मजबूत होना होगा और अभियोजन जितना सख्त होगा अपराधी उतना ज्यादा सजा पाएगा। उसका नतीजा होगा कि समाज में भय बनेगा। उसी को टारगेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धनंजय सिंह को टारगेट आज की डेट में सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के। तो हमारे साथ विवेक पांडे सपा नेता, अमित त्रिपाठी बीजेपी नेता, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ अभिनव पांडे आप नेता से जुड़े थे। सवाल वही था कि महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, और जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तब देश प्रगति करता है, क्योंकि हम देश का जब
नेतृत्व करते हैं और देश के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है महिलाओं की। लेकिन जब अपराधियों की मानसिकता जमानत की हो जाती है कि महिलाओं अपराधियों को जमानत मिल जाएगी, या फिर हम कहें गुड इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो इस तरह के अपराध गति लेते हैं। सरकारें आती हैं और हर बार बदलती रहती हैं, लेकिन सरकारें बदलती जाती हैं लेकिन आपराधिक घटनाएं उसी गति से होती रहती है। जीरो टॉलरेंस लेके आई थी बीजेपी सरकार, लेकिन क्या बीजेपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है? क्या इस सरकार में गुंडा राज कम हुआ है? रामराज स्थापित करने की बात हुई थी। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक शायद तक ये रामराज स्थापित नहीं हो पाएगा। और ये कदम उठाने के लिए हमें और आपको सबसे पहले आगे आकर इस पर काम करना होगा। सरकारें अपना काम करती हैं, अधिकारी अपना, लेकिन जब तक समाज के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज जागरूक नहीं होगा। इसलिए हमें जागरूक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ। आपका ही मजा आएगा। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट।